वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आज हमारा टॉपिक है वो है विलेज ऑफ पालमपुर, यानी कि पालमपुर गांव की कहानी। इस चैप्टर को हम बेसिकली पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर मैंने आपको इंग्लिश में पढ़ा रखा है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स न्यू भी आए हैं तो मुझे उनको भी लेके चलना है, क्योंकि उनके भी चैप्टर ये बचे हुए हैं। बाकी जितने भी चैप्टर है उनको मैं कंटिन्यू करा दूंगा। जो आपके चैप्टर, जो अगर कोई स्टूडेंट न्यू आया है तो उसकी जो बचे हुए पुराने चैप्टर है तो मैं उनको भी रिवाइज करा दूंगा। इसलिए मैंने सोचा कि जो चैप्टर हो चुके हैं उनको भी मैं एक बार दोबारा करा दूं, कि बेसिकली जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनका भी थोड़ा मतलब उनका लॉस ना हो। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को बेसिकली हम पढ़ेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो क्या करना है आपको, तो बेल आइकन को प्रेस करना है, यानी सब्सक्राइब का बटन दिखेगा आपको, उसको प्रेस करना है। जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो शुरू करते हैं हम। तो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा टॉपिक आज का पालमपुर गांव की कहानी। इस बेसिकली इस गांव में है क्या, ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें दो टाइप के दे रखे हैं किसान, एक तो सीमांत दे रखे हैं और दूसरे दे रखे हैं हमारे लघु, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एक बड़े मझोले और एक सीमांत। यानी मझोले बोलेंगे जो कह सकते हैं बड़े को, और सीमांत बोलेंगे छोटे को। और दूसरा दे रखा है इसमें प्रोडक्शन का, तीसरा दे रखा है इसमें क्रॉप्स का यानी फसल का। तो मैं अभी आपको लिख दूंगा, यहां लिख ही दे रहा हूं। एक तो पहला जो हमारा दे रखा है वो फसल का दे रखा है, फसल। दूसरा किसान, और तीसरा आपका प्रोडक्शन यानी उत्पादन। तो उत्पादन, इसको आपको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में इन बेसिकली इन तीनों चीजों को कंपेयर किया गया या इंक्लूड किया गया है, इसकी तुलना की गई एक दूसरे से रिलेटेड होकर। तो बेसिकली इस चैप्टर में देखते हैं इस चैप्टर में है क्या ऐसा, तो देखते हैं। तो इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं आता है, मगर मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हम चैप्टर को जब तक समझेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कैसे क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कितने परिवार रहते हैं, 400 परिवार रहते हैं, 450 परिवार। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के 80 परिवार रहते हैं। मतलब जो लैंड ओनर्स हैं, यानी कि जो हाई सोसाइटी के लोग हैं, उनके जो फैमिलीज हैं, तो वो कितनी हैं, 80 परिवार उनके रहते हैं। उनके मकान जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, यानी कि जो लैंड ओनर्स हैं, यानी जो विलेजर्स हैं, उनको यानी जिनको बोल सकते हैं हम ओनर्स बोल सकते हैं, लैंडलॉर्ड बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, वो बहुत बड़े हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। और उनके जो मकान हैं वो किस टाइप के बने हैं, ईंटों और सीमेंट के मकान बने हुए हैं। तो आपको उसको ध्यान रखना है, जो उनके मकान बने हुए हैं वो सीमेंट के बने हैं और ईंटों से बने हैं। तो बेसिकली अभी जो आगे नेक्स्ट आते रहेंगे तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, सिर्फ आपको इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। 2 पॉइंट कौन से हैं, वो है 2 पॉइंट। सबसे पहला ये हो गया हमारा 80 परिवार, यानी कि 80 फैमिलीज रहती है, और ऊपर दे रखा है इसमें 450, यानी कि जो लगभग इस गांव में विभिन्न जातियां हैं वो 450 हैं। और परिवार कितने हैं, तो परिवार हो गए हमारे 80। तो आप इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा धीरे धीरे। तो आप इन पॉइंटों को नोट करिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। नोट करिए। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। यानी कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं तो उनकी संख्या कितनी है, 1/3 है। और वह एक कोने में काफी छोटे से घरों में रहते हैं, यानी जो उनका घर है वो छोटे से घरों में रहते हैं। मिट्टी और फूस के बने हैं। अब उनके जो घर हैं वो किससे बने हैं, मिट्टी के बने हुए हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है, और खेतों में सभी जो बिजली से यानी कि नलकूप हमारे चलते हैं। यानी कि जो खेतों में नलकूप लगे हुए हैं वो सब बिजली से चलते हैं। और इस गांव में यानी कि 2 हैं, वो क्या है, एक तो प्राइमरी स्कूल, मैं हटा देता हूं इसको। बेसिकली इसमें क्या है, एक प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है। प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल। तो इस गांव में 2 स्कूल हैं, एक तो प्राथमिक विद्यालय और दूसरा जैसे हम बोलते हैं जूनियर विद्यालय भी बोल सकते हैं, उच्च विद्यालय भी बोल सकते हैं। तो जूनियर
विद्यालय। तो आपको ध्यान रखना है बेसिकली। और इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें कितने टाइप के होंगे, वो होंगे हमारे, इसको मैं हटा देता हूं दोबारा। इसमें जो होंगे हमारे 3 टाइप्स के होंगे, वो कौन कौन से होंगे। एक तो होगा हमारा, सबसे पहला जो होगा हमारा मेन, वो होगा सीमांत, यानी कि जो मैंने बता दी क्रॉप्स, फसलें। दूसरा हो गया किसान, और तीसरा हो गया हमारा प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन। और इसी में हो जाएगा हमारा डिमांड। और आपको ध्यान रखना है, जो डिमांड तो सप्लाई होती है, यानी कि जो मांग और जो पूर्ति होती है, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यानी कि डिमांड और सप्लाई क्या होंगे, दोनों के एक जैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक ग्राफ में बनाता हूं आपके लिए, तो ग्राफ से देखना कि ग्राफ से कैसे आप उसको समझ सकते हैं। जैसे मैंने ये जो ग्राफ बनाया है यहाँ पे, यहां से मैं ले लेता हूं y और ये ले लिया मैंने x। इसमें क्या करना है आपको, बेसिकली 5, 10, 15, 20 और 25 यहां ले लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 इसको मिला दीजिए। अब जो ये कर्व बन रहा है ना, ये इक्वली वेरियम, मैं हिंदी में ही लिख देता हूं क्योंकि इंग्लिश में लिखना थोड़ा, इसको बोलते हैं साम्य, और इसको हम डिनोट कर देते हैं ई से। यानी कि ये जो ग्राफ है वो हमारा किया जा रहा है ई से, यानी कि जो हमारी जो वैल्यू है, जैसे मैंने ले लिया 10 का 5 का 1 से रेशियो जा रहा है, और ऐसी 10 का 2 से, 15 का 3 से, और ये जितने भी हमारे कर्व जा रहे हैं वो सब क्या हो रहे हैं। एक दूसरा ग्राफ मैं और बता रहा हूं आपको, ये तो हो गया। दूसरा ग्राफ देखिए, ये हो गया y और ये हो गया हमारा x। जो इसकी अगर डिमांड जो है इसकी बढ़ रही है, तो जो उसकी सप्लाई है वो क्या होगी, थोड़ी घटती हुई जा रही है। तो ये जो कर्व है वो घटते हो जाएगा, यानी स्लो स्लो जाएगा। तो आप इनको भी बना लीजिए, यानी जो मैंने बनाया है, तो आप इन जो कर्व है इसको बना लीजिए। इसको बोलते हैं हम वक्र, इसको बोलते हैं हम वक्र। इसके बाद आगे आएंगे तो आप इनको बना लीजिए, इसके बाद में फिर बढ़ेंगे आगे। इनको आप ग्राफ को बनाइए, फिर बढ़ेंगे आगे, बनाइए। नेक्स्ट देखते हैं आगे कि भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां हैं। यानी कि जो गांव होते हैं उनमें गतिविधियां होती है खेती के लिए। इन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया और लघु विनिर्माण भी कहा गया। यानी कि जो है प्रमुख क्रियाएं हैं, एक तो गैर कृषि कहा गया किसको, उत्पादन की प्रमुख विधियों को, और दूसरा कहा गया लघु यानी कि छोटी विनिर्माण विधि। एक मार्कर थोड़ा ये रेड मार्कर है, थोड़ा आपका स्लो दिखता होगा क्योंकि अभी थोड़ा सही हो जाएगा चल के। तो इसको फर्स्ट है परिवहन, दुकानदारी आदि, इसमें जो शामिल है हमारा ट्रांसपोर्ट और जिसको हम कहते हैं शॉपकीपर, वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो परिवहन और दुकानदारी। नेक्स्ट आ गया हमारा उत्पादन। अब आ गया मेन जो अब शुरू होता है हमारा मेन टॉपिक, वो होता है यहाँ से। एक तो परिवहन और दुकानदारी मैंने आप लोगों को बता दी कि परिवहन और दुकानदारी ये होती है। अब इसमें पहली जो आवश्यकता है वो है भूमि, यानी कि कृषि, एग्रीकल्चर। जो हमारी पहली स्टेज हो गई वो हो गई एग्रीकल्चर, दूसरी हो गई हमारी श्रम, और तीसरी हो गई हमारी पूंजी, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल। तो इसको हमें ध्यान रखना है। और जो गांवों में जैसे कह सकते हैं जो कृषि यूज होती है उसको हम बोलते हैं हेक्टेयर में, जैसे कह सकते हैं जितनी भी खेती होती है हेक्टेयर और बीघे के हिसाब से होती है। ऊपर लिख देता हूं
गांवों में जो होती है खेती वो कैसे होती है? एक तो हेक्टेयर से होती है, दूसरा बीघा, और तीसरा हो गया गुंठा। गुंठे को बोलते हैं हम, जैसे कह सकते हो उनका जो नापने के लिए गट्टा बनाया जाता है उसको बोलते हैं। तो ये तीन चीजें होती है, एक तो हेक्टेयर हो गई, बीघा हो गया और गुंठा हो गया, जो गांव में जो लोग यूज करते हैं, कौन? फार्मर्स या किसान जो यूज करते हैं, तो गांव में ये चीज यूज होती है। दूसरा इसका सबसे मेन जो पॉइंट है वो है बीघा। तो बीघे में, अब ये बीघों को भी जैसे कह सकते हैं, बीघे के हिसाब से भी लोग फार्मर्स की एक बीघे में, एक एकड़ में इस हिसाब से चलाते हैं कि बीघे कितने। तो वो मेन गांव में जो होती है यूज वो उसको होती है। तो आप इसको डायग्राम को बना लें, फिर हम आएंगे नेक्स्ट में, तो इसको आप बनाइए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है? ये है पालमपुर का। तो इसको देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। यानी कि जो भी वहां के ओनर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, लैंड लॉर्ड होते हैं, तो वो क्या करते हैं? भूमि को बेकार नहीं छोड़ते। और बरसात के मौसम में खरीफ, यानी कि जो बरसात के मौसम में वो क्या होती है? खरीफ, ज्वार और बाजरा बोते हैं। यानी कि जो खरीफ, आपको ध्यान देना है फसलें कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती हैं, वो मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ। एक तो खरीफ की फसल, रबी की फसल, और हो गई जायद की फसल। खरीफ की जो फसल होती है वो बोई जाती है गर्मियों में। आपको उसको ध्यान रखना है, जैसे गर्मी में जो हो गया अपना अभी क्या बोया जा रहा है, इस टाइम पे धान बोया जा रहा है, तो हो सकता है ये हमें बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको हम खरीफ में क्या कहेंगे? धान की जो खेती होती है वो खरीफ के अंतर्गत आती है। और मैंने ऊपर लिख भी दिया, बाजरा भी इसी समय और ज्वार भी इस समय बोया जाता है। रबी की जो फसल होती है उसमें बोया जाता है, और ये जो बोई जाती है वो बोई जाती है ठंडों में। यानी कि जो इसमें रबी में बोया जाता है गेहूं। जो गेहूं बोया जाएगा वो बेसिकली आपको जब ठंड शुरू होती है, अक्टूबर से शुरू हो जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में हमारा गेहूं बोया जाता है। बाकी ये जो जायद की फसल है ये बोई जाती है जून में, बेसिकली जून और जुलाई में, गर्मियों में जून और जुलाई में। तो ये तो गर्मियों खरीफ की वैसे ज्यादा अधिकता ये है, जो आपको ध्यान रखना है। इस लिखा हुआ है बरसात के मौसम में, यानी कि बरसात के मौसम में लिखा हुआ खरीफ की जो ज्वार है वो बरसात के मौसम में खरीफ की फसल बोई जाती है। जो रबी की है वो ठंडों में, और जो जायद की है वो गर्मियों में। तो अभी इस टाइम बरसात का मौसम है, तो इस टाइम धान लग रहा है। इससे पहले जून में खीरा ककड़ी आप देखते हैं, तो जो जायद की फसल होती है वो खीरा ककड़ी, तरबूज वगैरह ये सब आते हैं। बेसिकली वो गाँव जैसे कह सकते हैं गर्मियों में ही लगते हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। यानी अक्टूबर और दिसंबर के बीच में क्या होता है? हमारी आलू की क्रॉप की जाती, फसल की जाती है, यानी पोटैटो इसमें होता है। तो आप उसको ध्यान रखना है। ये भी अब हमारी 2 रह गई टेबलें, उस टेबल को हम अच्छे से बनाएंगे। इसको आप थोड़ा पॉइंट को नोट कर लीजिए। आपको पॉइंट को नोट करना है, तो इसको वैसे तो बेसिक इसको नोट करना है आपको। एक तो खरीफ, रबी और जायद। खरीफ में आपको ध्यान रखना है, तो खरीफ की फसल होती है उसमें ज्वार और बाजरा, ये कब बोई जाती है? बरसात के मौसम में। रबी की ठंडे मौसम में, यानी इसमें गेहूं होता है। और जायद की खीरा ककड़ी और तरबूज ये होते हैं इसमें। बेसिकली ये जून में, मई जून में बोए जाते हैं गर्मियों में। तो आप इसको ध्यान रखना है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। फिर बढ़ेंगे हम आगे। 2 टेबल लगे, 2 टेबल को मैं बना दूं, तो इनको नोट कर लीजिए आप। अब इसमें देख लेते हैं हम, जो हमारा वर्ष है दालों का उत्पादन है और गेहूं का उत्पादन है। तो इधर दे रखे हैं जो हमारा वर्ष है वो इधर दे रखी है टेबल में। तो वर्ष के हिसाब से इधर 2001 से लेकर और 2010, 2012, 13 और ये सब दे रखे हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। 1 सेकंड मैं मार्कर ले लेता हूँ, मार्कर में थोड़ी इंक डाल लेता हूँ। अभी आप 1 सेकंड रुक जाए जरा, मैं मार्कर में थोड़ी इंक डाल लेता हूँ, थोड़ा हल्का चल रहा है। हाँ, आप देखते हैं इसमें जो हमारा मैं बता रहा था आपको, तो थोड़ा मार्कर का हल्का चल रहा था। तो ये वर्ष है, इधर वर्ष दे रखे हैं और इधर दे रखे हैं दालों का उत्पादन। तो दालों का उत्पादन किस तरीके से हो रहा है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले 2000 से 2001 में जो दालों का उत्पादन था वो कितना हुआ? जो दालों का उत्पादन है वो हुआ 11 है, यानी कि इसको उत्पादन कहते हैं इसको क्विंटल में।
तो ये हुआ था 11%, यानी वैसे तो उत्पादन में क्विंटल में तो हमसे परसेंटेज साथ देंगे, तो और गेहूं का उत्पादन किसका हुआ 70%, यानी 70। तो ज्यादा किसका हो रहा है गेहूं का। 2000 किसकी बात हो रही 2001 की, अब आ रहा है 2010 से लेकर 2011 पे, तब भी किसका ज्यादा हो रहा है गेहूं का ज्यादा हो रहा है। उत्पादन प्रोडक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है गेहूं का। ऐसे ही लगातार हम देख रहे हैं जो हमारी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है वो सब में क्या हो रही है, जो दालों का प्रोडक्शन है वो घट रहा है, और जो हमारे गेहूं के सारे प्रोडक्शन है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यानी इंक्रीज हो रहे हैं। तो सबसे पहले, यानी कि पहले इंडिया में गेहूं इतना नहीं था, ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया था। सबसे पहले जो खेती की गई थी वो ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, उन्होंने सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया था, हरित क्रांति जिसे बोलते हैं, और वो सबसे पहले चलाया था गेहूं। तो बेसिकली गेहूं और चावल दो पे हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन, और अमेरिका में सबसे पहले इसका फाउंडेशन क्या था वो थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, उसको आपको ध्यान रखना है। इंडिया में थे अपने डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ग्रीन रेवोल्यूशन चलाने वाले, हरित क्रांति, मैं लिख दे रहा हूं, हरित क्रांति के जनक वो थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, और अमेरिका के थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो इसको आपको ध्यान रखना, इंडिया के पूछे जाते हैं, अमेरिका के नहीं पूछे जाएंगे, तो आप इसको बना लीजिए। फिर इसके बाद मैं एक और टेबल लगी वो भी बना लूंगा, तो आप इसको बना लीजिए आराम से, कोई जल्दी नहीं, इसको आराम से बनाइए, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट पे। तो आप इसको बनाइए। तो इस डायग्राम को हम देखते हैं, जो डायग्राम है, तो आप, मैंने जो सर्कल बनाया है, मैंने तो व्हाइट बोर्ड बनाया, आप कॉपी पे थोड़ा अच्छा बनाना ताकि लोग अच्छा आए, क्योंकि मैंने तो ये सर्कल बनाया है, आप सर्कल को थोड़ा अच्छा बनाना, अच्छा लगे। तो सबसे पहले ये जो मैंने डायग्राम बनाया, ये बनाया मझोले और बड़े कृषक, ये हमारा मझोले और बड़े कृषक, और ये सीमांत एवं छोटे। तो ये जो मझोले और बड़े कृषक है, इनके पास है 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है, यानी 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है। और जो ये सीमांत एवं छोटे हैं, इनके पास क्या है, इनके पास है 2 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर से कम है। तो जो मझोले हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है प्रॉपर्टी, और सीमांत तो छोटे हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से कम प्रॉपर्टी है, यानी जमीन जिसे बोल सकते हैं हम। बाकी जो हमारा ये दे रखा है एरिया, ये दे रखा है एरिया, ये हमारा हो गया जो मैं दे रखा है उसमें मझोले, यानी 50, यानी 54, यानी ये दे रखा है, देखो मैं बता रहा हूँ इसको 55.4, और इसको जब हम इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा ये 100%, यानी कि ये टोटल हो गया हमारा 100%। ऐसे ये है, इसको मैं जब 15 करूंगा इंक्रीज तो ये हो गया हमारा 100, यानी कि इसमें जो है बाकी सीमांत तो छोटे हैं वो है 15%, और बाकी इसमें है जो मझोले यानी बड़े हैं वो है 55.4%, यानी कि जो बड़े हैं उनके पास जमीन ज्यादा है, तो बाकी को क्या है, जब जमीन ज्यादा होगी तो मझोले बड़े होंगे, बाकी इनके पास प्रॉपर्टी यानी जो जमीन है वो कम है, तो इसको है वो है कृषकों की संख्या, ऊपर लिखा कृषकों की संख्या, नीचे इधर लिखा कृषि क्षेत्र, इधर कृषकों की संख्या है, इधर कृषि क्षेत्र, इधर सीमांत और इधर मझोले। तो इस डायग्राम को आपको अच्छे से बना लेना है। अगर तब भी आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन बचता है चैप्टर में, क्योंकि मैं इसलिए करवा रहा हूँ दोबारा, क्योंकि पुराने जो हमारे बच्चे उनके तो हो चुके हैं, जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए ये मैंने बताया है। तब भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी बचता है तो कमेंट करके जरूर पूछना, चैनल पे जितने भी हैं, और जो लोग चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, और क्योंकि इसको अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसके बाद में डायग्राम बना लेना। बाकी अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी बचती है तो कमेंट करके जरूर पूछना। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।